right now and press the bell icon. Never miss an update. स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी प्लस में। और आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर उत्तराखंड का भूगोल। और हम पहला चैप्टर है आज उत्तराखंड के भूगोल का, और इसमें हम बात करेंगे उत्तराखंड की स्थिति और विस्तार के बारे में, और उत्तराखंड के कुछ भौगोलिक प्रदेशों के बारे में भी हम इसमें चर्चा करेंगे। और इस वीडियो में कुछ मैप के द्वारा आपको समझाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड राज्य जो हमारा बना, मैंने लास्ट वीडियो आपने देखी थी उत्तराखंड के राज्य आंदोलन का इतिहास, मैंने उसमें बताया था आपको। उत्तराखंड जो हमारा बना था 9 नवंबर सन 2000 को, तो वह भारत का 27वां राज्य रहा। ठीक, कौन सा राज्य बना था? भारत का 27वां राज्य बन के उभर के आया। तो अक्षांशीय विस्तार और देशांतीय विस्तार के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, चलिए। तो अक्षांशीय देशांतरी विस्तार के बारे में हमें बात करें तो अभी क्या है कि जो ज्योग्राफी है वो आपको पढ़ानी है, तो इसलिए ज्योग्राफी का जो चैप्टर है उसमें आपको अक्षांश और देशांतर सब पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। अभी इसको आप याद करिए। अक्षांश देशांतर का बहुत लंबा टॉपिक है, अभी यहाँ पर समझाऊँगा तो पूरा का पूरा वीडियो निकल जाएगी, पूरा डेटा निकल जाएगा, लेकिन वो ख़त्म नहीं होगा। बड़ा लंबा है, टाइम पीरियड है उसका, उसको मैं बताऊँगा। ठीक है, तो अभी आप क्या करना है, देखो अक्षांशीय विस्तार और देशांतीय विस्तार मैं आपको बताता हूँ, इसके माध्यम से बता रहा हूँ आपको। मैप इसलिए मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। तो 27वां राज्य भारत का बना, उत्तराखंड जब बना था। अक्षांशीय देशांतरी का मतलब मैं बताता हूँ आपको। उत्तराखंड का मैप आप देख रहे हैं, ये जो लाइन ऊपर टच हो रही है इसकी, ठीक है, यहाँ पे, और एक लाइन जो इसके नीचे जाएगी, नीचे यहाँ पे, ठीक, इस साइड में जो लाइन जाएगी, ये जो लाइन इसके नीचे जाएगी, एक यहाँ पर और यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए आप नीचे नीचे यहाँ पे और ऊपर यहाँ पे। ठीक है, ये जो लाइन आपको दिख रही है ये है आपके, ये इस लाइन से ये लंबी और एक लाइन ऊपर, ये हुआ इसका देशा अक्षांशीय विस्तार। ठीक, तो कितना है, 28 डिग्री से लेके 31 डिग्री तक। 28 डिग्री से ले 31 डिग्री ये है, 28 डिग्री से लेके 31 डिग्री तक यह अक्षांशीय विस्तार इसका है, इन दो लाइन के बीच में। इसके अलावा देशांतरी विस्तार की बात करें तो ये लाइन आपको दिख रही है और ये लाइन आपको दिख रही है, लास्ट कोना इसका मिल रहा है जो, ये देशांतरी विस्तार अगर हम इसका देखें तो कितना है, 77 डिग्री, ये 77 डिग्री 34 मिनट से लेके 81 डिग्री 2 मिनट तक इसका है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये आपका ऐसे अक्षांशीय विस्तार, अक्षांश लाइन के बीच में, दो अक्षांश लाइन के बीच में हमारा देश, हमारा राज्य स्थित है। तो ऐसे हर राज्य का अपना अक्षांशीय विस्तार, हर देश का अपना अक्षांशीय विस्तार होता है। भारत का अपना अक्षांशीय विस्तार है ना, अमेरिका का अपना है, रूस का है, चाइना का है, यूरोप के हर कंट्रीज़ का है, ऐसे हर किसी का अक्षांशीय विस्तार होता है। इसको हम कह सकते हैं कि एक एड्रेस है मैप में, यानी कि इंडिया के मैप में एक एड्रेस है अगर हम देखें, और पृथ्वी में पृथ्वी के ऊपर एक एड्रेस दिया गया है, ये अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार इनके बीच में। तो ये देखो आप, इधर से अगर मैं इसको ऐसे खींच लूँ, इधर से ऐसे खींच लूँ, तो ये एक क्या बन गया, चौकोर खाना बन गया, इसके बीच में हमारा राज्य स्थित है। ठीक है, तो देखा जाए तो उत्तराखंड का ये हिस्सा है। तो ये अपना अक्षांशीय विस्तार, तो ऐसी लाइन जो जा रही है ये अक्षांश, और ऐसी जो खड़ी लाइनें हैं वो देशांतर, तो इनके बीच में स्थित है। तो अक्षांशीय देशांतीय विस्तार क्या हो गया इसका, कितना है आपका, ये आपका अक्षांशीय विस्तार है, ये देशांतरी विस्तार इसका है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, इसके बाद देखो इसकी लंबाई और चौड़ाई देखते हैं। इसकी लंबाई पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर जो इसकी लंबाई है वह 358, ठीक है, किलोमीटर, और जो इसकी उत्तर से दक्षिण चौड़ाई है ये आपकी 320 किलोमीटर है मात्र। ठीक, इसका क्षेत्रफल 53,483 है, बहुत बार पूछा आ चुका है, कई बार पेपर में आ चुका है। ठीक है, इस फिगर को आप याद करना, 53,483 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत में इसका स्थान 19वां है, तेलंगाना बनने के बाद पहले 18वां था, और हिमालय राज्यों में क्षेत्रफल में चौथा स्थान पर है। पहला है जम्मू कश्मीर, दूसरा है आपका अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है हिमाचल, और चौथे नंबर पर अपना उत्तराखंड।
यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो इसकी स्थिति है पूरे देश में हिमालयी राज्यों में, तो वो चौथा है, और देश में सभी राज्यों में इसकी स्थिति 19वीं है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो यह इसकी स्थिति और विस्तार है भारत के नक्शे में। अब हम देखते हैं कि उत्तराखंड यहाँ पर आज है, यानी कि उत्तराखंड हिमालय के ऊपर बसा हुआ है, और हिमालय जहाँ पर बसा है, तो हिमालय की जगह पर एक समय पे 33 सागर था। यानी कि अगर कहें हिमालय की जगह पर क्या था, 33 सागर, यानी कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा सागर था। यह सागर जो था, इस सागर को भारतीय प्लेट ने, जो भारत की प्लेट थी और ऊपर एक यूरेशियाई प्लेट थी, इन दोनों के टक्कर की वजह से जो बीच में जो पूरा सागर था, ये आगे को बढ़ता गया और इस प्रकार से इससे मिल गया। मैं इसकी एक वीडियो अपलोड करूँगा, एनिमेशन वीडियो है कि किस प्रकार से हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। वो एनिमेशन वीडियो आज शाम तक या कल तक अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, यानी कि एनिमेशन वीडियो जो है वो अपलोड कर दूंगा जल्द ही। हो सकता है कि वीडियो मिलने से पहले भी अपलोड हो सकती है वो। तो उस एनिमेशन वीडियो में आप उसको देख सकते हैं कैसे भारत का हिस्सा नीचे अफ्रीका से टूटते हुए ऊपर उत्तर की ओर आया, कैसे उसकी फॉर्मेशन हुई। और इस प्रकार से उसको बोलते हैं हम 33 भूसन्नति। हम पूरा जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, भारत का भूगोल पढ़ेंगे, उसमें बहुत अच्छे से उसको समझाया जाएगा। ठीक है, भारत के भूगोल में बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। अभी भारत का भूगोल नहीं पढ़ रहे हैं या भूगोल का बहुत विस्तृत नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पर भूगोल पढ़ने लग जाएंगे तो हम उत्तराखंड के टॉपिक से हट जाएंगे, तो इसलिए उसको यहाँ पर नहीं पढ़ा सकता अभी। तो अभी इतना समझ जाइए। तो 33 भूसन्नति, 33 सागर था, तो 33 भूसन्नति जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, 33 भूसन्नति जो यहाँ पर हुई, उस भूसन्नति की वजह से हिमालय का फॉर्मेशन हुआ और हिमालय के 4 अलग अलग पार्ट बने। ठीक है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, हिमालय का जो 33 भूसन्नति हुई, तो 33 भूसन्नति में हिमालय के अलग पार्ट हुए। यह है ट्रांस हिमालय। ठीक, ये आपको दिख रहा है, इधर से लाइन दिख रही है ट्रांस हिमालय। ये लाइन जो दिख रही है इसके बीच में है बृहद हिमालय। यहाँ से आगे लाइन में बीच में दिख रही है आपका लघु हिमालय। ये आपका पतला वाला शिवालिक क्षेत्र, और इधर से इधर को आपका तराई और भाबर क्षेत्र। ठीक है, वो अभी मैप में समझाऊंगा कि किस किस जिले में कौन कौन से छूता है, वो आगे का टॉपिक है। तो जब फॉर्मेशन हुई, जब मैंने आपको बताया था कि जो भारतीय भूखंड जब उत्तर में एशियाई यूरेशियाई प्लेट से टकराया, तो उससे ये चीज़ें उभर के सामने आई। ये चीज़ें उभर के सामने आई, तो भारत का अलग अलग फॉर्मेशन हुआ। पहले ट्रांस हिमालय बना, फिर वृहद हिमालय बना, फिर लघु हिमालय बना, फिर शिवालिक क्षेत्र अंत में बना, सबसे लास्ट में सबसे नवीन भाग, और उसके बाद तो है तराई और भाबर क्षेत्र बने। तो इस प्रकार से ये चार आपका हिमालय यहाँ पर बन के उभर के आए। ये 33 सागर का जमाव है। ठीक है, क्योंकि भाई सागर है, इसमें मिट्टी कंकड़ पत्थर भरे हुए हैं। यहाँ से दबाव पड़ेगा, यहाँ से दबाव पड़ेगा, नीचे को नहीं जा सकता, क्योंकि नीचे ऑब्वियसली आप इसको ऐसा समझिए, आपने एक सरफेस पर कागज़ का टुकड़ा रखा है, सीधा कागज़ का टुकड़ा रखा है। ठीक है, एक सरफेस पर आपने सीधा कागज़ का टुकड़ा रखा है, आप यहाँ से भी उसको दबाव डाल रहे हो और यहाँ से भी दबाव डाल रहे हो, तो कागज़ कहाँ को उभरेगा? ऑब्वियसली तो कागज़ ऐसे उभरेगा। ऐसा क्यों उभरेगा? क्योंकि नीचे को नहीं उभर सकता, नीचे जो है उसका जो सरफेस है बहुत हार्ड है, नीचे को उभरेगा नहीं, तो ऊपर को उभरेगा। तो बस सेम कंडीशन यहाँ पर 33 भूसन्नति में भी हुई। इधर से दबाव पड़ा, इधर से दबाव पड़ा, और बीच का हिस्सा उठ गया, जिसे आज हम क्या बोलते हैं? हिमालय। ठीक, और यह हिमालय जो था पूरा का पूरा कहाँ से कहाँ तक है? सिंधु नदी से लेकर आपका अरुणाचल प्रदेश तक जो फैला हुआ है। इसमें बीच में नेपाल भी आता है, उत्तराखंड भी आता है, हिमाचल भी आता है, सिक्किम और सब आते हैं। तो ये सब जो हिमालय बने उस समय 33 भूसन्नति से बने हैं। 33 भूसन्नति से बने हैं। ठीक है, तो चलिए समझ में आया 33 भूसन्नति। ठीक है, अभी इतना समझिए, क्योंकि ये ज्योग्राफी जो होता है सामने सामने पढ़ाने में आपको ज़्यादा समझ में आएगी, बट हम जो ज्योग्राफी शुरू करेंगे, होप्स हो कि बहुत जल्दी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और मैं सामने से आपको पढ़ाऊँ। तो जब मैं आपको पढ़ाऊँगा ये सामने से, तो उस समय आपको ज्योग्राफी में समझ में आ जाएगा। तो उत्तराखंड भी उस समय मैं आपको रिवीजन उस समय करा लूँगा। ठीक है, चलिए। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर उत्तराखंड के भौगोलिक प्रदेशों के बारे में। ठीक, जिसमें हम बात करेंगे ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय और लघु हिमालय, शिवालिक और तराई भाबर क्षेत्र। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक मैप बनाया हुआ है। अगर आप इस प्रकार से कोई मैप बना सकते हो तो
बहुत अच्छी बात है, ये आपके नोट्स में काम आएंगे। अगर नहीं बनाना चाहते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप इनको नोट कर लेना, ठीक है। देखो, तो इसमें क्या था कि जो हमारा जो उत्तराखंड है उसको निम्न भौगोलिक भागों में बांटा गया है। उसके जो भौगोलिक प्रदेश है निम्न भौगोलिक प्रदेश में बांटा गया। आप देखते हो हमारे उत्तराखंड में अप एंड डाउन्स और प्लेन्स, दो ही चीज़ तो हैं। तो इसमें क्या है कि या तो पूरा प्लेन्स होता, जैसे गंगा यमुना का मैदान है जिसमें यूपी बसा है आपका, ठीक है, सतलज से लेके यहाँ तक गंगा यमुना का मैदान है, यूपी पूरा बसा हुआ है, बिहार बसा है आपका, पश्चिम बंगाल बसा हुआ है। ऐसे प्लेन्स वाला एरिया होते तो हम उसको शायद गंगा यमुना का मैदान पढ़ते। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपको बताया मैंने अभी कि हिमालय की उत्पत्ति हुई और उस हिमालय के ऊपर हम लोग रहते हैं। जो चट्टानें उभर के ऊपर को आई, उस चट्टान के ऊपर हम लोग रहते हैं, निवास करते हैं। तो उनमें से क्या है, एक ट्रांस हिमालय क्षेत्र, एक बृहद हिमालय क्षेत्र, एक लघु हिमालय क्षेत्र और एक शिवालिक क्षेत्र और एक भाबर और तराई का मैदान, ठीक है। ये तो मैदान है, लास्ट में पढ़ेंगे। तो हम शुरुआत करेंगे यहाँ पे सबसे पहले ट्रांस हिमालय की, ठीक है। अब मैंने अभी आपको लास्ट में एक बार और दिखा दूंगा। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक इमेज दिखाई थी, इसमें 4 के 4 हिमालय दिखाए गए थे, ठीक। ट्रांस हिमालय क्षेत्र जो है, ठीक है, तो ट्रांस हिमालय जो है, ट्रांस हिमालय की खोज सर्वप्रथम 1936 में स्वेन हेडन ने किया था। अब खोज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसा है कि जब हिमालय का फॉर्मेशन हुआ तो ये चोटियाँ जो है पीछे की जो है, जिसका 75% भाग तिब्बत में ज़्यादा दिखाया था, अधिकांश भाग कहाँ इसका तिब्बत में है, भारत में बहुत कम है। तो क्योंकि आगे से ऊंची ऊंची चोटियाँ लग जाती हैं, इसलिए ये जो चीज़ है पीछे छुप जाती है, पीछे पीछे को है दिखती नहीं है। अगर कहें तो प्रॉपरली आपको दिखेगी नहीं। जो हमको दिखती है अपने जो हमारे शहर से, जो अल्मोड़ा से देखते हैं या हम गढ़वाल से कभी देखते हैं, तो गढ़वाल हिमालयस, तो ये बाहर बाहर की चोटियाँ हमको ज़्यादा से ज़्यादा जो दिखती है वो ग्रेटर हिमालयस की दिखती है। आपको नंदा देवी दिखती है यहाँ से, कसार देवी साइड से नंदा देवी वगैरह दिखती है, तो वो सब यही है, ग्रेटर हिमालयस है वो। ट्रांस नहीं दिखता यहाँ से नॉर्मली। तो ट्रांस नहीं दिखता, इसलिए ट्रांस की खोज सर्वप्रथम 1936 में की गई थी स्वेन हेडन द्वारा। इसका अधिकांश भाग तिब्बत में है और यह वृष्टि छाया प्रदेश है। वृष्टि छाया प्रदेश का मतलब होता है कि जहाँ पर वर्षा नहीं होती है, बहुत कम होती है। जैसे सपोज करें कि जैसे ना क्या होता है, बादल यहाँ से उठते हैं और यहाँ पर जाके बरस जाते हैं और उसके बाद जो इधर को उतरते हैं, यानी कि बरसात पानी खत्म हो जाता है उनका, तो यहाँ को उतरते हैं, तो ये होता है वृष्टि छाया प्रदेश। तो वृष्टि छाया प्रदेश में आता है, क्वेश्चन पूछा गया था एक बार। तो जो हमारा ट्रांस हिमालय है वृष्टि छाया प्रदेश में आता है नॉर्मली, ठीक है। तो ये जो ट्रांस हिमालय है, ये जो फैला हुआ है, ये फैला हुआ है आपका चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, ठीक है। इस 3 जिलों में ही अधिकांशतः ये फैला हुआ है। इसके बाद और जिलों में हमें दिखाई नहीं देता है। इस जिले में जो कुछ दर्रे हैं, जैसे माणा दर्रा, नीति दर्रा, चोरहोती, किंगरी, बिंगरी, लिपुलेख, ये सब दर्रा के हैं आपके ट्रांस हिमालय के ही हैं। ये ट्रांस हिमालय के ही दर्रे हैं जो ट्रांस हिमालय को ही ट्रांस हिमालय से जोड़ते हैं, यानी कि जो ट्रांस हिमालय के ही दर्रे हैं जो हमको कहाँ है, हमारे उत्तराखंड में है। तो क्योंकि चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ के दर्रे हैं, ठीक है। इसकी चौड़ाई जो है वह 20 से 30 किलोमीटर तक है उत्तराखंड में, और औसत ऊंचाई इसकी 2500 से 3500 के लगभग है, ठीक है। औसत ऊंचाई की बात कर रहा हूँ मैं। इससे हाइट भी, इससे ऊंचे चोटियाँ भी यहाँ पर हैं बहुत सी। मैं सिर्फ औसत की बात कर रहा हूँ। औसत हमेशा बीच का लिया जाता है, जैसे कि ये लाइन जा रही है तो औसत हमेशा बीच का लिया जाएगा, ठीक है। तो इतनी बड़ी चोटियाँ भी हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें चोटियाँ नहीं हैं, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम सेकंड वाले का, जिसका नाम है बृहद हिमालय, ठीक है। सेकंड वाले की बात करते हैं जिसका नाम है बृहद हिमालय, ठीक है। तो बृहद हिमालय जो है जिसको हम ग्रेटर हिमालय भी कहते हैं, ठीक, इसको महा हिमालय या हिमाद्री नाम दिया गया है। इसकी चौड़ाई 15 से 30 किलोमीटर तक है। यह 6 जिलों में फैला हुआ है। उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, इस प्रकार के जिलों में यह फैला हुआ है, ठीक है। अब खासियत यह है इसकी कि जो सबसे ज़्यादा जो चोटियाँ हैं, जो सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ हैं हमारी उत्तराखंड की, जितनी भी सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ हैं वो सब के सब इसी में पाई जाती हैं। सब के सब ऊंची चोटियाँ हमारी इसी में पाई जाती हैं, जितनी भी हमारी ऊंची चोटियाँ हैं, ठीक है। जैसे कि आपका नंदा देवी हो गया, जैसे आपकी कामेत हो गई, कामेत के अलावा बद्रीनाथ हो गया, पंचाचूली हो गई, जितने भी जो हमारे बड़ी बड़ी चोटियाँ हैं, जितनी हैं, त्रिशूल है, बद्रीनाथ है, कामेत है, नंदा देवी है, जितनी बड़ी चोटियाँ हैं, तो वो सब के सब हमारे बृहद हिमालय, जिसको हम ग्रेटर हिमालय कहते हैं, उसी हिमालय में पाई जाती हैं सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ, ठीक है। तो इसलिए बृहद हिमालय खास तौर पर इम्पोर्टेंट है
और सर्वाधिक क्वेश्चन जो आपके वृहद हिमालय से पूछे जाएंगे। हालांकि इसके बाद के भी सब इंपॉर्टेंट है, वृहद हिमालय है, लघु हिमालय सब है। तो वृहद हिमालय में है वो सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ जो है वृहद हिमालय में पाई जाती हैं। जैसे आपसे पूछा जाता है नंदा देवी किस हिमालय में पाई जाती, या किस हिमालय में नंदा देवी किस हिमालय में का भाग है, आपसे पूछा जाएगा तो वो क्या होगा आपका वृहद हिमालय या ग्रेटर हिमालय या महा हिमालय इसको हम कहते हैं, ये है। तो सर्वाधिक ऊंची चोटियां जो हैं सबके सब किस में पाई जाती हैं, इसी हिमालय में पाई जाती हैं, ठीक है। अब इस हिमालय से और कुछ इम्पोर्टेंट क्या है कि इस हिमालय की कुछ प्रमुख नदियां हैं, जो नदियां हमारे सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे कि भागीरथी है, अलकनंदा है, सरस्वती है, धौलीगंगा है, काली गंगा है, जैसे काली नदी है, ठीक है। वो सब के सब जो हैं वो सब नदियां जो हैं वृहद हिमालय से निकलती हैं। तो वृहद हिमालय इसलिए भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये हमारे वहाँ पर जो है नदियाँ जो मतलब निकलती हैं उनका एक हिसाब से कहें तो मेन पॉइंट है, ठीक है, मेन पॉइंट है। तो इसलिए यहाँ पर औसत ऊंचाई जो है, इसकी औसत ऊंचाई की बात हो रही है, यह औसत ऊंचाई जो है 4900 से 6000 मीटर तक है। 48,800 से 6000 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई है। हालांकि जो नंदा देवी है उसकी ऊंचाई 7817 मीटर है, 7817 मीटर ये हाइट है, मैं औसत की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा इस नदियों इन जगहों पर बहुत सी हिमालय ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, जैसे गंगोत्री ग्लेशियर है, बद्रीनाथ ग्लेशियर है, माणा ग्लेशियर, बहुत से ऐसे ग्लेशियर हैं, जैसे कि यमुनोत्री ग्लेशियर है। बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर जो हैं वो यहीं पर इसी हिमालय में पाए जाते हैं, इसी हिमालय का भाग है जो महत्वपूर्ण ग्लेशियर आपको पूछा जाता है, ठीक है। वो ग्लेशियर भी हम आगे अलग से पढ़ेंगे, नदियाँ हमने पढ़नी है अलग से, ठीक है। फूलों की घाटी जो है वो इसी हिमालय में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुधा पूछा जाता है। फूलों की घाटी इसी हिमालय में स्थित है। फूलों की घाटी आप जानते हो जिसकी खोज सन 1931 में फ्रैंक स्माइथ द्वारा की गई थी, ठीक है, उसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इस क्षेत्र के जो मूल निवासी हैं, मतलब यहाँ के जो मूल निवासी हैं इस क्षेत्र के, वो भोटिया हैं। ये कई बार पूछा जाता है कि महा हिमालय के मूल निवासी कौन है, भोटिया। भोटिया हो गए, जाड़ हो गए, मारसा हो गए, तोलछा हो गए। हालांकि भोटिया की ही जनजाति हैं, इनके अलग अलग जगह पर अलग नाम है। जाड़, मारसा, तोलछा जितने भी हैं ये सब के सब आपके भोटिया जो जनजाति हैं, ये यहाँ की प्रमुख निवास करने वाली जनजाति है। और यही लोग क्या करते हैं, यहाँ पर छोटे मोटे जो उत्तर साइड में तो खैर यहाँ पर जो हाइट की ज़्यादा हाइट वाली जगह है वहाँ पर बिल्कुल भी खेतीबाड़ी नहीं होती, लेकिन दक्षिण साइड में इसके निचली घाटियों में थोड़ी बहुत खेती ये लोग करते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो एक पशुचारक जनजाति है और इसलिए भोटिया लोग यहाँ पर निवास करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बुग्याल भी पाए जाते हैं। बुग्याल हालांकि लघु हिमालय में ज़्यादा हैं, बट थोड़ा सा यहाँ पर घास उगती है, वो घास बहुत ज़्यादा क्या होती है कि जानवरों के लिए बहुत लाभकारी होती है, इसलिए भोटिया लोग यहाँ पर ज़्यादातर क्या करते हैं, पशुचारण करते हैं, ठीक है। तो यहाँ की जो मूल निवासी हैं वो भोटिया ही हैं, ठीक। अब बात करते हैं लघु हिमालय की, ठीक है। जो लघु हिमालय है जिसको हम मध्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं, लघु हिमालय, मध्य हिमालय, तो यह जो है ऐसा हिमालय है जो सर्वाधिक फैला हुआ है, सर्वाधिक विस्तृत भाग है। देखिए इसके यहाँ पर मैंने अपने में बनाया इसलिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय यहाँ पर ये, ठीक है। तो ये जो आपका है 3 जिलों में, इधर ये फैला हुआ है, इधर है वृहद हिमालय। ये जो आपको दिख रहा है लघु हिमालय यानी कि मध्य हिमालय, लघु हिमालय, ये सर्वाधिक विस्तृत भाग है, ये वाला सर्वाधिक विस्तृत भाग जो है इसी का है। तो जो सर्वाधिक हिस्सा मैंने दिखाया है, सर्वाधिक विस्तृत भाग क्या है, लघु हिमालय है। इसकी चौड़ाई 70 से 120 किलोमीटर है। इसकी जो चौड़ाई है लघु हिमालय की उत्तराखंड में वो कितना 70 से 120 किलोमीटर तक। यह लगभग 9 जिलों में विस्तृत है। कितने जिलों में? 9 जिलों में, जैसे कि चंपावत, नैनीताल, चमोली, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी, देहरादून, अल्मोड़ा, इन सब में यह फैला हुआ है, ठीक है। यह हमेशा हिम से ढका रहता है, इसलिए इसको हिम का अंचल या हिमांचल भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा सरयू, पश्चिमी रामगंगा, लधिया, नयार, ये आदि नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? सबके सब लघु हिमालय से ही निकलती हैं, ठीक है। लघु हिमालय से ये नदियाँ निकलती हैं। यहाँ पर बुग्याल बहुतायत पाए जाते हैं। जितने भी हमारे बुग्याल हैं वो सर्वाधिक क्या पाए जाते हैं? घास के मैदान, क्योंकि इसके जो दक्षिणी क्षेत्र है, जो इसका दक्षिणी क्षेत्र है, यहाँ पर बुग्याल बहुत ही मखमली घासों के जो बुग्याल हैं वो पाए जाते हैं, जिनको पशुचारकों का स्वर्ग कहा जाता है। कश्मीर में मर्ग कहलाते हैं ये घास के मैदान। और ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर जो वलित एवं कायांतित चट्टान बहुतायत में पाई जाती है, क्योंकि वलित चट्टान और कायांतित चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। स्लेट, चूना पत्थर, सेल, क्वार्जाइट, जो ग्रेनाइट आदि चट्टान है इसमें प्राप्त होती हैं, ठीक है। इस श्रेणी में कई खनिज प्राप्त होते हैं, एस्बेस्टस प्राप्त होता है, तांबा प्राप्त होता है, ग्रेफाइट प्राप्त होता है, ठीक है। इसके अलावा कुमाऊँ के जो अनेक ताल हैं, जैसे कुमाऊँ के अनेक ताल का कहने का मतलब है कि जो दक्षिण में जो कुमाऊँ के दक्षिण में प्राप्त हैं, जैसे नैनीताल,
तो वहाँ पर सर्वाधिक ताल इसी श्रेणी के हैं नैनीताल, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक श्रृंखला पाई जाती है जिसको उत्तराखंड का पामीर कहते हैं, वो है दूधातुली। दूधातुली श्रृंखला भी जो है वह ग्रेटर हिमालय लघु हिमालय में पाई जाती है, ठीक है। जीवाश्म इसमें पाया नहीं जाता है, ठीक है। दूधातुली श्रृंखला जो है, दूधातुली क्यों इंपोर्टेंट है, क्योंकि दूधातुली से 5 नदियाँ निकलती हैं। कौन सी? पश्चिमी रामगंगा, अटागाड़, पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार व वूनो नदी। वूनो नदी जो है जिसके किनारे आपका रानीखेत के पश्चिम में बहती है, वूनो नदी है, ठीक है। तो ये नदियाँ यहाँ से निकलती, 5 नदियाँ दूधातुली से निकलती हैं। दूधातुली को क्या बोला जाता है? उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है, पामीर का पठार कहा जाता है, ठीक है। तो यह एक इम्पोर्टेंट हमारे जो जिले में फैला हुआ है सर्वाधिक लघु हिमालय है, सर्वाधिक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो औसत वार्षिक वर्षा 160 से 200 सेंटीमीटर तक ही होती है। सर्वाधिक अगर कहें तो जो ज़्यादातर हिल स्टेशन है, जैसे मसूरी है, जैसे नैनीताल है, आपका कौसानी है, अल्मोड़ा है, ये जो ज़्यादातर ऐसे हिल स्टेशन है वो सबके सब जो हैं आपके लघु हिमालय में ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। तो लघु हिमालय में पाए जाते हैं और इसकी श्रेणियाँ उत्तरकाशी, टेहरी, गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, इस जगह पर आदि 6 जिलों में यह पाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से 9 जिलों में ये फैली हुई है, लेकिन जो इसकी श्रेणियाँ हैं वह 6 जिलों में मिलती हैं, ठीक। जो बड़ी बड़ी श्रेणियाँ इसकी हैं, ठीक है। अब बात करते हैं शिवालिक हिमालय की। शिवालिक हिमालय जो है इसे बाह्य हिमालय भी कहते हैं, ठीक है। इसको बाहरी हिमालय भी कहते हैं, बाह्य हिमालय के नाम से जाना जाता है, बाहरी हिमालय के नाम से। हिमालय का पाद प्रदेश भी इसको कहते हैं, ठीक है। बाह्य हिमालय, हिमालय का पाद प्रदेश भी कहते हैं, क्योंकि यह हिमालय का सबसे बाहरी भाग है, सबसे बाहरी भाग, ठीक है। जब मैंने आपको हिमालय दिखाया था तो उसमें सबसे बाहरी जो आपकी पहाड़ियाँ हैं यह शिवालिक पहाड़ियाँ हैं, जैसे कि आपका भीमताल की पहाड़ियाँ, आप रानी बाग की पहाड़ियाँ, सब आपकी क्या हैं? शिवालिक श्रेणियों में आती हैं, ठीक है। इसके बाद इस श्रेणी में जीवाश्म सर्वथा पाए जाते हैं, क्योंकि यह सबसे नवीन है। सबसे नवीन क्यों है? सबसे बाद में बनी है, शिवालिक श्रेणी सबसे बाद में बनी इसलिए सबसे नवीन है। इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, ठीक है। जीवाश्म उसमें बहुत सारे पाए जाते हैं। इसकी ऊंचाई 700 से लेकर 1200 मीटर तक है, ठीक है। यह 7 जिलों में फैली हुई है, 7 जिलों में इसका विस्तार है। 700 से लेकर 1200 तक इसकी हाइट है, ठीक है, शिवालिक क्षेत्र की। यह बालू, कंकड़ और तथा मोटे मोटे गोलास्म पत्थरों से बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो है खनिज दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। खनिज यहाँ सर्वाधिक पाए जाते हैं। खनिज दृष्टि से जो है वह शिवालिक क्षेत्र बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर संगमरमर, जिप्सम, ठीक है, फास्फेटिक सेल ये आदि पाए जाते हैं। डोलोमाइट चट्टानें भी यहाँ पर पाए जाते हैं। जो चूने में जो डोलोमाइट चट्टानों में जो चूना मिलता है वो भी सब आपके कहाँ है? वो इसी क्षेत्र में पाया जाता है। तो खनिज दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इससे पहले शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में एक छोटी सी जगह पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं आपका चौरस संरचना घाटियाँ, जो कहलाती हैं दून, ठीक है। जो क्या कहलाती हैं? दून क्षेत्र कहलाती हैं। तो जो दून क्षेत्र हैं, दून क्षेत्र या द्वार क्षेत्र इसको हम कहते हैं, ये शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में यानी कि लघु हिमालय के बीच में पाई जाती हैं, जो 24 से 32 किलोमीटर चौड़ी और 350 से 750 मीटर तक की ऊंचाई वाली होती हैं, ठीक है। ये चौड़ी घाटियाँ होती हैं, जैसे देहरादून, कोठारी और चौखम दून पौड़ी में है, पातली दून और कोटा दून नैनीताल में है। तो दून जो होते हैं चौड़ी चौड़ी नदी घाटी संरचना होती हैं जो बीच में, ठीक है, जहाँ पर रहते हैं। तो देहरादून जिसका बहुत बड़ा उदाहरण है, आप ठीक है, आपने देखा होगा। तो जो आपका मध्य, ये जो शिवालिक श्रेणियाँ क्या कहलाती हैं? हिमालय का पाद प्रदेश कहलाती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर भाबर क्षेत्र की। भाबर क्षेत्र जो है, ठीक है, यह ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर सर्वप्रथम नदियाँ मैदान में प्रवेश करती हैं, वो क्षेत्र भाबर कहलाता है। भाबर क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जहाँ पर नदियाँ क्या होती हैं? मैदान में प्रवेश करती हैं। यह मोटी कंकड़ पत्थर और मोटे बालों के अवसाद से निर्मित होता है। इसकी चौड़ाई 10 से 12 किलोमीटर है उत्तराखंड में। यह क्षेत्रीय गिरिपदी क्षेत्र कहलाता है। गिरिपाद यानी कि जहाँ पर क्या होता है कि जो पहाड़ है, पहाड़ के ठीक पैर के यहाँ पर जहाँ से सीधे प्लेन शुरू हो जाता है। जैसे कि अगर हम उतरेंगे, अगर हम गढ़वाल की बात करें तो देहरादून और देहरादून वाला क्षेत्र, हरिद्वार वाला क्षेत्र, और अगर कुमाऊँ की बात कर रहे हैं तो काठगोदाम और हल्द्वानी वाला जो क्षेत्र है वह आता है भाबर क्षेत्र में, ठीक है। तो वह क्षेत्र क्या होता है? मोटी मोटी बालुओं का निक्षेप होता है, मोटे मोटे कंकड़ों का निक्षेप होता है। आप देखिए कैसा होता है।
तो यहाँ पर क्या देख सकते हो कि ये जो हिमालय है, यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं, ये जो भाबर क्षेत्र होता है, भाबर क्षेत्र होता है मोटी मोटी पत्थरों का जमाव, बड़े मोटे पत्थरों का जमाव होता है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर नदियाँ जो होती हैं इसके नीचे चले आती हैं, इनके नीचे पत्थरों के नीचे चले आती हैं, यहाँ की नदियाँ लुप्त हो जाती हैं। नदियाँ बिल्कुल लुप्त हो जाती हैं। नदियाँ लुप्त क्यों हो जाती है? क्योंकि मोटे मोटे पत्थरों के बीच में चले आती है और जो यहाँ जाके प्रकट होती हैं और तराई क्षेत्र में ऊपर ऊपर बहने लग जाती हैं। तो ये जो भाबर क्षेत्र मैंने आपको बताया, तो यहाँ वो क्षेत्र है जहाँ पर क्या होता है कि नदियाँ सॉरी जहाँ पर जो नदी कहें या आपका पर्वत पदी क्षेत्र कहें, नदियाँ जो होती हैं सर्वप्रथम मैदान में प्रवेश करती है, वही क्षेत्र भाबर होता है, जो मोटे मोटे पत्थरों का जमाव होता है। मोटे मोटे पत्थरों का क्या होता है? यहाँ जमाव होता है और यहाँ पर नदियाँ जो होती हैं वो इसके नीचे लुप्त हो जाती हैं। किसके नीचे? नदियों के, यहाँ पर पत्थरों के नीचे लुप्त हो जाती हैं, जो बाद में तराई में आकर स्वतः प्रकट हो जाती है। ठीक है। इस क्षेत्र में जलोढ़ पंख पाए जाते हैं। जलोढ़ पंख मतलब क्या होते हैं? एलुवियल फैन, जिसको एलुवियल फैन कहते हैं। कई बार पूछा था जो जलोढ़ पंख है कहाँ पाए जाएंगे? हमेशा गिरिपाद में। गिरिपाद में क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो नदियाँ होती हैं अपने साथ बहुत सारा क्या लेके आते हैं? अवसाद। इतने सारा, क्योंकि कटान कर करके ला रही हैं भाई। वो नदियाँ क्या होती हैं पहाड़ों से बहुत तेज़ी से मिट्टी पत्थर बालू सब बहा के लाती हैं। जैसे ही उनको, क्योंकि पहाड़ में तो क्या होता है कि ढलान तेज़ होती है तो आराम से लुढ़क लुढ़क के चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही उनको यहाँ पर प्लेन मिलता है तो यहाँ पर जमा करना शुरू कर देती हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार के एलुवियल फैन जिसको हम बोलते हैं, इस प्रकार से एलुवियल फैन यहाँ पर जहाँ की जलोढ़ पंख हमको देखने को मिलते हैं गिरिपदी क्षेत्र में, यानी कि पर्वतों के ठीक पाँव पर हमको एलुवियल फैन यानी कि जलोढ़ पंख देखने को मिलते हैं। जो ये मैदान है, इस मैदान की चौड़ाई पूर्व में अधिक और पश्चिम में कम होती है, ऑब्वियसली, क्योंकि नदियां हमेशा ऐसे करके पूरब की ओर बहती हैं। तो जिस वजह से इसकी जो चौड़ाई होगी वह पूर्व में अधिक होगी और पश्चिम में इसकी चौड़ाई कम होती है। अब बात करते हैं तराई क्षेत्र की। तराई क्षेत्र जो होता है वो भाबर के बाद लगता है। अगर हम बात करें कि यह बिल्कुल महीन कणों का मैदान होता है और यहाँ पर जो होता है नदियाँ जो होती हैं जो भाबर में लुप्त हो जाती हैं वह यहाँ पर स्वतः ही ऊपर आ जाती हैं। दलदली क्षेत्र होता है, इसमें नदियाँ बिल्कुल चौड़ी चौड़ी होकर बहती हैं, जिस वजह से क्या होता है कि आसपास के क्षेत्र में दूर अंदर तक पानी चला जाता है और दलदल बन जाता है। और इसकी चौड़ाई 10 से 25 किलोमीटर तक है। आंतरिक जल स्तर बहुत ऊंचा होता है। यहाँ पर पाताल तोड़ कुएँ पाए जाते हैं। आंतरिक जल स्तर ऊंचा होने का मतलब है कि यहाँ पर ज़मीन को आप थोड़ा सा खोदोगे, जहाँ से 10 मीटर या मतलब सॉरी कुछ भी फुट, आप 10 फुट या 8 फुट खोदोगे तो आपको तुरंत यहाँ से पानी निकलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि आर्टिजन्स वेल यानी कि पाताल तोड़ कुएँ बहुत पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जल का स्तर बहुत ही ज़्यादा ऊंचा होता है, ज़मीन में पानी आराम से निकल जाता है। जैसे कि आप यह जो क्षेत्र आता है इसमें आता है उधम सिंह नगर का संपूर्ण क्षेत्र नीचे का, जिसमें किच्छा सितारगंज काशीपुर ये सब आपके तराई क्षेत्र में आते हैं। ठीक है। और इस प्रकार से तो यह जो हमारा क्षेत्र था इसमें आपने देखा यहाँ पर उत्तराखंड के भौगोलिक प्रदेश। तो इस भौगोलिक प्रदेश में हमने इन भागों को देखा था। यहाँ पर वृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक और तराई और भाबर। इनमें अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा ये हमारे कुछ प्रादेशिक विभाजन था। इसके बाद आगे हम इसमें जो भी होगा उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो मैं आपको एक बार और तराई भाबर ये देखो यहाँ पर आप दिखा सकता हूँ, यहाँ पर इस क्षेत्र में। ठीक है। ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है यहाँ पर ट्रांस हिमालय जो है आपका दिख रहा है यहाँ पर, ये चमोली का एरिया है। ठीक है। आपको पॉइंट दिख रहा होगा वहाँ पर गोल गोल, ये चमोली का एरिया है, ये आपका हिमालय है। और ये सॉरी आपका पिथौरागढ़ है और ये आपका जो है उत्तरकाशी है। तो यहाँ पर 3 जिलों में आराम से फैला हुआ है। ठीक है। इसके अलावा वृहद हिमालय ये इस तरह से फैला हुआ है। इसके बाद ये आता है आपका लघु हिमालय। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, जो ट्रांस हिमालय हैं और जो वृहद हिमालय, ये दो जो हैं वो एक रेखा से भिन्न होते हैं, यानी कि एक भ्रंश से भिन्न होते हैं, जिसको बोलते हैं तैथिस भ्रंश। ठीक है। कौन सा? ट्रांस हिमालय और लघु हिमालय। जो ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय तैथिस भ्रंश से अलग होता है। अब बात करते हैं वृहद और लघु की। वृहद हिमालय और लघु हिमालय बहुत बार पूछा गया। इन दोनों को जो अलग करती है वो रेखा कहलाती है मुख्य केंद्रीय भ्रंश, यानी कि MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट से अलग होते हैं। और इसके अलावा जो लघु हिमालय और शिवालिक है इन दोनों को MBF यानी कि मुख्य सीमांती भ्रंश, मेन बाउंड्री फॉल्ट जो होता है इससे ये अलग होते हैं। ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हो नीचे भाबर क्षेत्र में आपका देहरादून का कुछ हिस्सा और आपका नैनीताल का कुछ हिस्सा पड़ रहा है। और तराई क्षेत्र में आपका हरिद्वार का निचला हिस्सा और तराई क्षेत्र में आपका इधर उधम सिंह नगर का हिस्सा पड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें से कौन कौन से हिस्से
आ रहे हैं, आराम से आप देख सकते हैं कि कौन कौन से हिस्से भाबर में आ रहे हैं, कौन लघु हिमालय में आ रहे हैं। तो आपके 13 के 13 जिले हैं, उन जिलों को उस हिसाब से यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक है, अब मैंने आपको तराई भाबर का क्षेत्र बताया था, ये देखो ये तराई भाबर का क्षेत्र है। तो भाबर मोटे कंकड़ों का, तराई पतले कंकड़ों का मिट्टी का जमा होता है। तो यहाँ पर जल खत्म होता है, ये लुप्त हो जाता है और यहाँ पर जल का प्रकट होने की जगह होती है। ठीक है, तो यह इस प्रकार से मैंने आपको दर्शाया था। और ये जो मैंने आपको बताया था लास्ट में एक बार और दिखा रहा हूँ, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये ट्रांस हिमालय क्षेत्र है जो बृहद हिमालय से पार है। ट्रांस का मतलब ही पार होता है। ये बृहद हिमालय है जो सबसे बड़ा है, जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा है उत्तराखंड में। ठीक है, यह आपका सबसे ऊंची चोटी इसी में ही है, नंदा देवी की। इसके बाद लघु हिमालय जो सर्वाधिक फैला हुआ है, ये देख सकते हो आप लघु हिमालय का क्षेत्र। तो लघु हिमालय क्षेत्र जो है आपका पूरा नैनीताल, अल्मोड़ा और इसमें बसा हुआ है पूरा का पूरा। इसके बाद उसके नीचे शिवालिक क्षेत्र आता है, भाबर से पहले पहले जो लगता है। जैसे आप क्या कहते हैं प्लेन में जाओगे कभी, या हल्द्वानी को, या फिर आप क्या कहते हैं देहरादून को जाओगे, तो जब आपकी छोटी छोटी घाटियाँ आएंगी फिर उसके बाद प्लेन लगेगा। तो प्लेन लगने से पहले छोटी छोटी सी आपकी पहाड़ियाँ दिख रही हैं, वही शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। और उसके बाद जो नीचे को आपको मोटे मोटे पत्थरों का जमाव आपको देखना शुरू होगा, वो आपका भाबर क्षेत्र है। उसके बाद राय क्षेत्र आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये चीज़ें मैंने यहाँ पर दिखाई थी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसको नोट कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ जल्दी मुलाकात